बिल्कुल। थर्मली स्टेबल का होने का मतलब क्या है, अगर तुम किसी चीज़ को हीट दे रहे हो वो तब भी ना टूटे, तुम थर्मली स्टेबल हो? तुम थर्मली स्टेबल नहीं हो। मैं तुम्हें तवे पे रख दूं, तुम उछल नहीं जाओगे। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो इनके कार्बोनेट्स क्या है थर्मली स्टेबल, एक का नहीं है इसमें से, लिथियम का कार्बोनेट जो है अगर मैं उसको हीट कर दूं तो वो टूट जाता है। लिखो इस चीज को, ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। ऑल alkali metal carbonates are thermally stable. i.e. that is they do not decompose on heating, that is they do not decompose on heating, they do not decompose on heating except lithium, except lithium। लिथियम का कार्बोनेट लिखो तो और अच्छा है, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम के कार्बोनेट का ख्याति फॉर्मूला क्या होगा? लिथियम का कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन तो पता है ना सबको, CO3 LiCO3 बता रही है, LiCO3 पॉसिबल है ये? नहीं। तुमने छोटी क्लासेस में, मैं बता देता हूं, पढ़ा होगा। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का है तो लिथियम के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज आता है? 1 पॉजिटिव। कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। फिर तुमने ऐसा कुछ मेथड सीखा होगा क्लास, पता नहीं 9th में या 10th में, 2 आगे आ जाता है और इसका 1 इधर चला जाएगा तो क्या बनता है? Li2CO3। मैं ये पूछना चाह रहा था, तो LiCO3 नहीं है, Li2CO3 है। इतनी बात क्लियर है? चलो स्टेप वाइज चलो, आसानी है। एक्सेप्ट Li2CO3, ये कैसा होता है? सॉलिड। अगर ये थर्मली स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? डीकम्पोज करेगा। तो Li2CO3 को अगर हीट कर दूं तो क्या मिलेगा? लिथियम का ऑक्साइड। दिग्विजय, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? LiO, Li2O3। क्या बात है? Li2O, बिल्कुल Li2O। लिथियम के ऊपर कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? 2 नेगेटिव। ऑक्साइड आयन यही होता है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव वो रखना क्यों पसंद करता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2,6। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे? ले ले। तो लेने का मतलब कितना? 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये Li2O में चला जाएगा और क्या निकलेगा साथ में? बढ़िया, CO2 गैस। लिखो, ये भी क्या है? सॉलिड। बैलेंस है ये रिएक्शन। हालांकि अगर कोई भी जनरल ले लूं मैं मेटल फर्स्ट ग्रुप का M2CO3, उसको अगर थर्मली डीकंपोज करना चाहूंगा तो वो नहीं होगा, ये बताना था। अब आते हैं ग्रुप 2 वालों पे। बेटा मांगे कार, हाँ ठीक है, कार स्कॉर्पियो। तो इसके भी लिख लो BE। अच्छा अवनी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसके कार्बोनेट का, ग्रुप 2 के कार्बोनेट का, BE BeCO3 यही होगा ना, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर कैसा आएगा? 2 पॉजिटिव, क्योंकि ग्रुप 2 का है, और CO3 पे 2 नेगेटिव। वो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। इसको हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? इसका ऑक्साइड BeO प्लस CO2। बैलेंस है? बैलेंस है ना। MgCO3 हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? MgO प्लस, और ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इतने सारे न्यूमेरिकल इसी पे किए हैं। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2।
लिख लो। हाँ, इसमें एक्सेप्शन नहीं। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस है, गैस है, गैस है, गैस है, गैस है, गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। तुमको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पता है ग्रुप 2 के बारे में? मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले जब रेडियम नया नया डिस्कवर हुआ था, ठीक है, तो मैडम क्यूरी उस पर काम कर रही थी। हालांकि मैडम क्यूरी बाद में मर गई इसी वजह से कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल पे काम कर रही थी, और उस टाइम ये नहीं पता था कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो हुआ क्या, वो चमकता था, और चमकने वाली चीज़ों से तो हमें हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहे हैं हम उससे। तो नेवी ऑफ यूएस नेवी ने बेसिकली रोलेक्स को बोला कि आप ऐसी घड़ियाँ बनाओ जो रात को भी दिखती हों। अब जैसे अभी वाली घड़ियों में तो वो बटन लगा होता है ना, लाइट जल जाती है, उस टाइम वो घड़ियाँ नहीं थी। तो यूएस नेवी ने बोला रोलेक्स को कि भाई ऐसी बनाओ जो चमकती हो ताकि रात को भी टाइम देख लें। तो रोलेक्स और एक और कंपनी थी, उसने क्या किया, रेडियम इंक्लूडेड पेंट लिया, मतलब रेडियम वाला पेंट। उस टाइम ये चमकने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ट्यूब जो होती है, ट्यूब जो क्रीम होती है, वो भी उसमें भी रेडियम डाल रहे थे ताकि चमके, और पेंट भी चमक रहा है, तो सारी चीज़ें चमक रही थी। तो रोलेक्स ने क्या किया, रेडियम का पेंट पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब तो समझते हो ना, तो कंपनी ने मिलकर करवा लिया पेटेंट कि हम ये घड़ियाँ बनाएंगे। और पहले घड़ियाँ आती भी थी जो चमकती थी रात में। तो उन्होंने क्या करा, फीमेल्स रखी घड़ी के ऊपर 1 2 3 4 लिखने के लिए, जैसे 12 1 2 3 ऐसे लिखा होता ना। तो वो फीमेल्स क्या कर रही थी, जिस ब्रश से उनको वो पेंट लगाना होता था, बारीक काम है, तो वो ब्रश को डालती थी मुंह में, उसको पिन पॉइंट करके, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंडिया में ही मुंह में डाल के वो करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं अंग्रेज भी। तो वो उसको पिन पॉइंट करती थी, 1 लिख दिया, पिन पॉइंट करा 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो बार बार वो पेंट क्या जा रहा था उनके मुंह में, और वो क्या था, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। इसी में कौन है, कैल्शियम भी है। मतलब इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट किसको रिजेंबल करता है, कैल्शियम को। हमारी हड्डियों में क्या है, हड्डियों को ये लगा कि कैल्शियम आ रहा है बाहर से, बोन्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उस रेडियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब रेडियम को एब्जॉर्ब किया, पहले तो कुछ नहीं पता लगता ना, 1 2 दिन में वो करती रही। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, कुछ फीमेल्स में पाया गया, जब वो चल रही थी उनकी हड्डियां टूट गई चलते चलते। कईयों के दांत ऐसे उन्होंने छुआ और दांत निकल गया, पूरा का पूरा जबड़ा खत्म, जो जॉ है क्रश हो गया, बिल्कुल खत्म एकदम। उसके बाद सारी बॉडी सारी मर गई। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, तो ये ग्रुप 2 है। हमारी बॉडी बाइफरकेट नहीं कर पाती कई बार कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है। अगर वो रिजेंबल करता है किसी और को, तो उसको भी वैसे का वैसा ही ले लेती है अंदर। खैर, हम यहाँ पे थे सेकंड ग्रुप पे। इनके कार्बोनेट क्या है, थर्मली स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल, ये तो टूट जाते हैं। चलो, एक और है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। उसकी भी इक्वेशन बता दो मेरे को हीटिंग की। Na2, हाँ जी, ओ यस, CO2 प्लस H2O, यही होती है। बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, सॉलिड। यहाँ 2 लिख दूँ, ठीक है। गैस, अगर 100 डिग्री से ऊपर कर रहे हो तो गैस, और ये क्या है, सॉलिड। लिख लो, क्लियर है। एजम्पशन क्या है इसकी, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जैसे मैंने सॉलिड लिया बर्तन में, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने उसको हीट करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, मास कम हो जाएगा या मास बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने का रीज़न क्या है, गैस बन रही है, गैस कंटेनर से बाहर निकल जाएगी, CO2 और H2O भी जो है ये सब बाहर निकल गया, तो बचा हुआ ये रह जाएगा, तो इसका मास क्या होगा, कम। तो मैं ये लिख सकता हूँ, एनी लॉस ऑफ मास विल बी ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। लिखो इस चीज को, एनी लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक एक चीज समझ में आ रही है ना, लिखो, एनी लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन is due to
evolution of gases is due to evolution of gases. जैसे मैंने NaHCO3 को हीट करना शुरू किया, इसको हीट कर रहा हूं, तो बचेगा क्या? Na2CO3 और बाहर क्या निकल जाएगी? ठीक है, CO2 और H2O। अब यहां पे एक चीज है, रेजिड्यू। रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा रेजिड्यू, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा रेजिड्यू होता क्या है। कोई भी सॉलिड मास जो डीकंपोजिशन के बाद रह गया है उसको क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। तो लिखो एनी सॉलिड लेफ्ट आफ्टर डीकंपोजिशन, एनी सॉलिड लेफ्ट आफ्टर डीकंपोजिशन। तो हमारे केस में क्या है? बिल्कुल, Na2CO3 क्या है? मेरा रेजिड्यू। इसमें कर दिया, जैसे अगर मैं मिक्सचर ले लूं, मिक्सचर एनालिसिस है ही है इस टॉपिक का नाम। मैंने लिया CaCO3 और मैंने ले लिया Na2CO3। एक बर्तन में ये था मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास मिक्सचर था, मैंने इसको किया हीट। तुम्हारे हिसाब से रेजिड्यू क्या क्या होगा अर्शिया? CO2 रेजिड्यू थोड़ी होगा। सक्षम बताएगा, बताओ। हाँ, Na2CO3। गुरंश, Na2O प्लस CO2। CO2 तो इवोल्ड ही होगी ना, वो रेजिड्यू कहाँ से हुई? CO2 तो उड़ गई। ये जो सक्षम बोल रहा है बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। CaO रहेगा। देखो इस रिएक्शन में क्या बनेगा? ऊपर वाली रिएक्शन हीट करके क्या देगी? CaO प्लस CO2, और ये क्या देगी? देखा, Na2O। देखा लापरवाही का नतीजा। मैंने क्या बताया था? इसीलिए मिक्सचर एनालिसिस में तुम्हें आज लग रहा है, मैं बताता हूं तुम्हें, 2 साल पार हो जाएंगे, तुम उस टाइम तक मेरे ख्याल से फिजिक्स के 20 चैप्टर पढ़ चुके होगे, केमिस्ट्री के 20 चैप्टर पढ़ चुके होगे, मैथ के 20 चैप्टर पढ़ चुके होगे। तुम्हें एक बात याद ही नहीं रहेगी कि सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज करता है, बाकी डिकम्पोज नहीं करते। जिसको अभी नहीं याद रह रहा 2 मिनट में, 2 साल बाद किसको याद रहेगा? तो इसीलिए एम्फेसिस दे रहा हूं इस बात पे, Na2CO3 क्या रहेगा? वो एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसका रेजिड्यू क्या क्या होगा? CaO प्लस Na2CO3, ये रेजिड्यू होगा जो मैंने येलो से टिक किए हैं। लिख लो, फैक्ट है ये, तुम्हें खुद पता लगेगा कि तुमने क्या गलती करी है पेपर में। फिर तुम्हें याद आएगा, ओहो ये तो चौथे 5वें पेज की बात थी मोल कंसेप्ट के, हम भूल गए वहां पे। ऊपर ऊपर करने में नहीं आएगा स्वाद कभी, तुम्हें पहले पूरा ही करना पड़ेगा हमेशा। हो गया? क्वेश्चन लिखो। टेन ग्राम सैंपल of MgCO3 and Na2CO3 was heated, गर्म किया गया, and CO2 liberated, जो भी निकली, occupied 2.463 लीटर, वॉल्यूम एट 1 atm एंड 300 केल्विन।
what is the percent composition of the mixture by mass? करवाऊं सॉल्व कि ट्राई करना चाहोगे? अरे ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, इसमें क्या है? देखो कभी ऐसा, ये तो पहला क्वेश्चन था, अगला दूंगा तब मैं डिसअपॉइंट होऊंगा कि नहीं किया। अभी तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये मिक्सचर था, इसको हीट कर दिया होगा तो इसकी वजह से क्या निकला होगा? MgO प्लस CO2, और ये क्या रहा होगा? ये तो Na2CO3 ही रहा होगा। यानी कि जो भी CO2 निकली है वो सिर्फ किसकी वजह से निकली है? MgCO3 की वजह से। CO2 का निकला कितना है पहले तो ये देखना, 2.463 लीटर। अब अगर मैं ये लगाऊं PV इज इक्वल टू nRT, तो मैं यहाँ से N कैसे निकालूंगा? PV बाय RT। P की वैल्यू कितनी है? 1, वॉल्यूम 2.463 लीटर डिवाइडेड बाय R 0.0821, टेम्परेचर 300, हाँ 0.0821 सॉरी, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या मतलब, दिमाग में याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन 1 ATM 300 केल्विन पे आते हैं। जब भी R की वैल्यू 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीपल आएगा 24.63। हर बार सॉल्व करने से बेटर है इसको याद ही कर लो। तो वो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है ताकि तुमसे सॉल्व हो जाए। 2.463 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 24.63, कितना हो गया? 0.1 मोल। मतलब इतनी CO2 निकली है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कितनी निकली? 0.1 मोल। स्टोइकियोमेट्री से देखूं, इसका 1 मोल इसके कितने मोल CO2 देता है? 1 मोल। तो अगर इसका 0.1 मोल बना है तो उसका कितना यूज हुआ होगा? 0.1 मोल। जब 1 से 1 बनता है तो 0.1 से ही 0.1 बनेगा, तो इसका कितना होगा? 0.1 मोल। मुझे तो परसेंटेज बाय मास निकालना है ना। अब नहीं, इसको अगर मास में कन्वर्ट करना हो तो किससे क्या करूं? बहुत बढ़िया, इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका? 84। तो 0.1 इंटू 84 कितना हो गया? 8.4 ग्राम MgCO3। टोटल सैंपल कितना था? 10 ग्राम का। तो परसेंटेज ऑफ MgCO3 बाय मास क्या निकालूंगा? जितना MgCO3 है 8.4 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल का मास कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 84%। तो जो बाकी बचा हुआ 16% है 100 में से, वो कौन है? Na2CO3। खत्म। आसान ही है ना? कोई नहीं, होएगा वो भी। आज का क्वेश्चन नंबर 2 डिटरमिन द, ये स्कूल में करवाया हुआ टॉपिक? अभी नहीं, मतलब अभी तक चली जा रहा है मोल कंसेप्ट तुम्हारा? तो ये तो नहीं हुआ ना मिक्सचर एनालिसिस? अच्छा वो खत्म, सीधा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म। चलो, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो स्कूल के एग्जाम के लिए ये भी मतलब देखते रहना कि तुम्हारे स्कूल में क्या नहीं कराया, कहीं ये करते रहो तैयारी, स्कूल में आई ना। जेई में आएगा लेकिन। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट from the following data. Weight of mixture 2 ग्राम। Loss of weight on heating, loss of weight on heating
0.11 ग्राम। परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। चलो देखना एक बार। तो कोई बात नहीं यार, इतनी टेंशन थोड़ी लेनी है। करते करते ही सीख जाओगे। वैसे भी कौन सा स्कूल का है जो तुम सोच रहे हो कि भाई हो ही जाएगा। जो 2 साल की तैयारी भी करके गया होगा ना, उसको भी एक क्वेश्चन आ जाए, वो भी एक बार तो हिल जाएगा, मतलब करने में टाइम लगेगा उसको। टोटल मिक्सचर कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम में कौन कौन है? Na2CO3 है और NaHCO3 है। अच्छा, इसको हीट करूंगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको करूंगा तो फर्क पड़ेगा। NaHCO3 हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और यही दोनों गैसेज होंगी ना। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दो। चलो, हीट किया तो लॉस ऑफ वेट किसकी वजह से होता है? जो भी गैसेस निकली होंगी, मतलब गैसेस कितनी निकली? 0.11 ग्राम इवॉल्व्ड, यही होगा। अगर मैं 0.11 निकल रहा है तो ये दोनों का मिक्सचर निकल रहा है ना, CO2 का भी और H2O का भी। रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनका मास कितना है? इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। CO2 का 1 मोल का मास कितना हो गया? 44, और H2O का 18, 8 4 12, 62 ग्राम। 62 ग्राम निकलता है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख रहा हूं। 62 ग्राम निकलता है, इसके कितने मोल से? 2 मोल से। 2 मोल्स का मास कितना हो गया? 2 × 84, यानी कितना हो गया? 168 ग्राम। अभी फिलहाल मेरे को तो इसी का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो इसका मतलब मुझे ये नहीं पता कि मिक्सचर में ये कितना है। मैं लेट कर लूँ, लेट ये कितना है? x ग्राम है, कर सकता हूँ। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 62 ग्राम गैसेज निकलती हैं, कितने से? 168 से। तो x से कितनी निकलेंगी? 0.11 ग्राम दे रखा है। तो एक बार देखना, बाई यूनिटरी मेथड ही लगा रहा हूँ, बाई यूनिटरी मेथड देखना। 62 ग्राम निकलती हैं गैसेस, कितने से? 168 से। x से कितनी निकलेंगी? वही कितनी निकली है? 0.11 ग्राम। x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। दोबारा देख लो, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 62 ग्राम 62 ग्राम गैसेस निकलती हैं 168 ग्राम NaHCO3 से। तो इसके x ग्राम से कितनी निकलेंगी वो पेपर में दे रखा है, इतनी निकली है 0.11। x की वैल्यू निकालना है यहाँ से। x कितना आएगा? जीरो 0.3 बिल्कुल। x की वैल्यू कितनी आ गई? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 ग्राम। तो NaHCO3 पता लग गया। तो परसेंटेज, यहां से ऊपर चल रहा हूं ताकि अगला पेज ना लेना पड़े। परसेंटेज NaHCO3 कितना आ जाएगा? कितना है मिक्सर में? 0.3। टोटल मिक्सर कितना था? 2 ग्राम इंटू 100, कितना आ गया? 15%। तो Na2CO3 कितना होगा? 85%। खत्म आंसर। क्लियर है? ऐसे करते हैं मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चन। अब हेडिंग डालो, लिख लो।